तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधि की क्लास। आप लोगों को पता है कि एक सीरीज चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो है पूरा बुक जो है 10 वीडियो में ख़त्म करना है। तो ये जो लिखा है बस इतना पढ़ लो, पास हो जाओगे, मतलब तो ये गलत नहीं लिखा है। आप अगर 10 वीडियो देख लिए रहे हो तो आपका जो है पूरा बुक खत्म हो जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा जो है नंबर लेकर आओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, क्योंकि जो हमारा 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है, चौथा लेक्चर ये है। तो दूध की परिभाषा जो है हो गया था, लेकिन एक बार हम फिर से जो दूध की परिभाषा देखते हैं, ताकि जो दूध की परिभाषा अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दूध है, तो दूध की परिभाषा तो सामान्यतः जो है दूध की परिभाषा जो होती है, तो भारतीय विज्ञानों के अनुसार देखें तो नवजात शिशु के जो नवजात शिशु होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशु के तुरंत पालन पोषण के लिए माँ के स्तनों से प्राप्त स्वच्छ स्राव को दूध कहते हैं। लेकिन जो अमेरिकन वैज्ञानिक ने इसे जो है इस परिभाषा को उचित नहीं बताया, ठीक नहीं बताया। तो उनके अनुसार जो है खान पान या फिर जो स्वस्थ है अस्वस्थ है, कैसे दूध दुआ गया है, ये सब जो है नहीं बताए थे। तो दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये सब वो नहीं बताए थे। इसके अनुसार जो है अमेरिकन वैज्ञानिक ने एक अपनी मतलब दूध की परिभाषा एक आधारभूत दृष्टिकोण से दिए। तो उनकी परिभाषा इस प्रकार है। तो एक या एक से अधिक जो है एक या एक से अधिक गायों को पूर्ण रूप से दूहने पर प्राप्त होता है। वह गाय ठीक प्रकार से खिलाई पिलाई गई हो, या फिर उसमें वह दूध नहीं सम्मिलित किया जाता है, जो गाय के ब्याने के 15 दिन पूर्व तथा ब्याने के 10 दिन तक प्राप्त होता है। इस दूध में कम से कम 3.5% वसा तथा वसा रहित जो ठोस पदार्थ होता है 8.5% होना चाहिए। और जो वसा रहित ठोस पदार्थ होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा था SNF, सॉलिड नॉट फैट उपस्थित होना चाहिए। कितना? 8.5%। एक होता है डबल टोड, एक होता है टोड मिल्क। इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है टोड मिल्क में? तो दूध का रुकना, जिसे होल्डिंग अप मिल्किंग कहते हैं या दूध स्थगन कहते हैं। तो जब यदि जानवर के पवासने के समय या पसुराने के समय किसी कारणवश जानवर डर जाता है, किसी कारणवश जो हमारा पशु या जानवर डर जाता है अथवा उत्तेजित हो जाता है, तो एल्ड्रिनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है, जो आयन पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के विपरीत प्रभाव डालकर दूध के बहाव को बंद कर देती है, जिसे दूध स्थगन तो होल्डिंग ऑफ मिल्किंग कहते हैं। तो बात के लैक्टोमीटर और ब्यूटाइरोमीटर में अंतर। लैक्टोमीटर और ब्यूटाइरोमीटर में अंतर जो है, एक लैक्टोमीटर पहले देखिए, तो यह कांच का बना हुआ एक बेलनाकार आकृति का होता है। इस पर जो है ना 0 से 40 तक अंकों के निशान बने होते हैं। 0 से 40 तक अंकों के निशान बने होते हैं। यह भी कांच का बना हुआ होता है। जो ब्यूटाइरोमीटर होता है यह भी कांच का बना हुआ होता है, लेकिन इस पर जो है 0 से 10 तक के अंकों का निशान होता है। और यह शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यह शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो यह है ब्यूटाइरोमीटर या दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गाय के शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग देखें, गाय के शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग देखें तो जो होती है वो 30 से 32 होती है, और भैंस का लैक्टोमीटर रीडिंग होता है 28 से 30 होता है। शुद्ध दूध का है ये। दूध में पानी मिलाने पर या वसा प्रतिशत बढ़ाने से लैक्टोमीटर रीडिंग घट जाती है। और जो इसमें है दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ब्यूटाइरोमीटर में सल्फ्यूरिक अम्ल या दूध या एमाइल एल्कोहल जो एल्कोहल होता है वो लेकर उसे मिलाकर उसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है।
सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसके बाद जो ब्यूटारोमीटर पर से रीडिंग आती है वो सीधे पढ़ ली जाती है, जो रीडिंग आती है वो सीधे पढ़ ली जाती है और बहुत सा प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। बात की रूमेन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता जो है या प्रथम भाग है गाय के या मासिक रोमंती पशुओं का, और जो है इसी भाग में जो है छेद करते हैं जब अफारा रोग हो जाता है पशुओं में। तो ये क्वेश्चन है कि जो पशुओं में लार स्रावित होता है वह एक दिन में कितना स्रावित होता है, कितना लीटर है, कितना किलोग्राम स्रावित होता है। सिर्फ इतना बताइए कितना स्रावित होता है, चाहे किलोग्राम में चाहे लीटर में। तो जो ये अमाशय है, अमाशय का मतलब एक भाग है रोमेन, तो यह संयुक्त अमाशय का प्रथम भाग है। संयुक्त अमाशय का प्रथम भाग, प्रथम तथा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संयुक्त अमाशय का प्रथम तथा सबसे बड़ा भाग है। इस भाग की संग्रह क्षमता जो है, इस भाग की संग्रह क्षमता 150 से 200 किलोग्राम तक होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है नवजात बच्चों में अविकसित होता है। यूपी कैडर में पूछा जाता है कौन सा अमाशय का कौन सा भाग नवजात बच्चों में अविकसित होता है, तो रोमेन अविकसित होता है तथा अक्रियशील होता है। परंतु जब बच्चा जो है 15 से 20 दिन का हो जाता है या 15 से 20 दिन का आयु का हो जाता है, या बच्चा जैसे ही जो है हरा चारा खाना प्रारंभ करता है, या फिर बच्चा जैसे ही हरा चारा खाना प्रारंभ करता है तो रोमेन का विकास होने लगता है, साथ ही यह क्रियाशील भी हो जाती है। रोमेन के अंदर म्यूकस झिल्ली ग्रंथिहीन होती है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की एंजाइम का स्राव नहीं होता है। मतलब समेन जो रोमेन होता है, रोमेन 4 भागों में बटा होता है, यह भी 4 भागों में बटा रहता है। रोमेन के कार्य देखिए, फंक्शन ऑफ रोमेन, तो यह जो है ना, यह लगभग 150 से 200 किलोग्राम मतलब क्षमतायुक्त चारे का संग्रह स्थान होता है। रोमेन मंथन क्रिया द्वारा आहार के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और चारे के टुकड़ों का आकार छोटा हो जाने के कारण पाचक रसों की जो एंजाइम तथा जीवाणुओं के मतलब जो कार्य क्षेत्र होता है वह बढ़ जाता है। और इसके नीचे का आधा जो भाग होता है ना, तरल से भरा रहता है। इसके नीचे का जो आधा भाग होता है, एक रेचक और मृदु रेचक में क्या है, यह अंतर आता है। तो इसके मतलब खाने से ना जो है हल्का दस्त आती है पशुओं में। तो देखिए पहले इसको, रेचक वे औषधियाँ अथवा पदार्थ या दवाई लिख सकते हैं जिन्हें खिलाए जाने पर दस्त आने लगता है। रेचक कहलाते हैं। तो रेचक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृदु रेचक, उसमें जो ऐंठन भी होती है, और फिर सिंपल परगेटिव्स। तो जो मृदु रेचक होता है, ये वे औषधियाँ हैं जो औषधियाँ था पदार्थ या दवाइयाँ जो बिना ऐंठन पैदा किए खुलकर दस्त ला देती हैं, वह मृदु रेचक कहलाते हैं। तो अफारा क्या है, या अफारा रोग क्या होता है, इसके नियंत्रण लिखिए। तो जो अफारा रोग होता है, इस रोग से पशुओं के पेट में, पशुओं के जो पेट होता है उसमें अधिक गैस बनती है। गैसें बाहर ना निकल पाने के कारण पेट फूल जाता है और जानवर को तकलीफ होती है। यह रोग प्रायः बरसात में होता है, जब वर्षा ऋतु होती है तब होता है। इसके उपचार में कोई भी वनस्पति तेल जैसे अलसी का हो गया, मूंगफली का हो गया, सरसों का हो गया, सरसों की आधा लीटर मात्रा जो है 500 मतलब कितना 50 से 60 मिलीलीटर तारपीन के तेल की मात्रा में पशुओं के नाल से दिया जाता है, यानी कि ट्रोंचिंग बोतल द्वारा दिया जाता है या पिला देने के से। उसके बाद गर्भाधान क्या होता है, जो गर्भाधान है या कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम, देखिए स्वच्छता पूर्वक ऋतुमयी यानी कि हीट
मादा के जनन अंगों में ठीक समय तथा ठीक स्थान पर ऋतुमयी मादा के जनन अंगों में ठीक समय तथा ठीक स्थान पर और ठीक प्रकार से कृत्रिम विधियों द्वारा वीर्य स्थापित करने की क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। और अगर बात करें टोड मिल्क, अभी मैंने पूछा टोड मिल्क, तो टोड मिल्क जो टोड मिल्क होता है, टोड मिल्क तथा डबल टोड मिल्क में अंतर बताइए, ये पूछा जाता है। तो टोड मिल्क देखिए, गाय या भैंस या दोनों के मिश्रित दूध में पानी व वसा रहित ठोस पाउडर मिलाने से टोड मिल्क तैयार किया जाता है। टोड मिल्क में जो होती है टोड मिल्क, उसमें वसा प्रतिशत 3% होती है तथा ठोस रहित पदार्थ यानी कि SNF सॉलिड नोट फैट की मात्रा 8.5% रखी जाती है। और जो डबल टोड मिल्क होता है उसमें वह फैट की मात्रा 1.5% और SNF की मात्रा 9% रखी जाती है। बात खोवा छेना या फिर पनीर में अंतर बताइए, या फिर छेना तथा पनीर में अंतर बताइए, पूछा जाता है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो हम तीनों देखते हैं। जो है खोवा अथवा मावा इसे भी कहते हैं, खोवा या मावा भी इसे कहते हैं। तो यह एक आंशिक शोषित दुग्ध पदार्थ होता है जो दूध को एक खुले बर्तन में सीधे आग पर गर्म करके तैयार किया जाता है। खोवा तो अधिकतर लोगों के घरों में जो है बनता है, तो उनको पता है ना, एक आंशिक शोषित पदार्थ होता है जो शोषित पदार्थ होता है जो दूध को एक खुले बर्तन यानी कढ़ाई वढ़ाई में रखकर दूध बर्तन में सीधे रखकर आग पर गर्म करके तैयार किया जाता है। इसमें जो है 70% से 75% ठोस पदार्थ तथा 25 से 30% जल होता है। बात की छेना, तो छेना जो है फटे हुए दूध से जिसे वो बनाई जाती है, पनीर बनाया जाता है, उसी प्रकार भी बनाया जाता है। तो उसको जो है दूध जो पनीर होता है उसको स्कंदित कर दिया जाता है, यानी दबा दिया जाता है, एक निश्चित आकार दे दिया जाता है। और जो छेना होता है इसको जो है गोल करके और चाशनी में पकाते हैं। तो छेना या फटे हुए दूध से तैयार किया जाता है। जो छेना होता है या फटे हुए दूध से तैयार किया जाता है या फिर या फटे हुए दूध से एक विशेष प्रकार का दुग्ध पदार्थ होता है जो उबलते हुए दूध को लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल अथवा सीट्रिक फलों से, जो सीट्रिक जैसे नींबू हो गया, नींबू के फलों के रसों के प्रयोग से फाड़ कर तथा पनीर जाल अलग करके प्राप्त किया जाता है। इसमें कुल ठोस पदार्थ जो है 45% तथा नमी जो होती है 55% होती है। और पनीर यह एक मुलायम प्रकार की चीज है, ये भी कह सकते हैं मुलायम प्रकार की चीज है जो दूध को उच्च ताप पर अम्ल तथा ऊष्मा के द्वारा स्कंदित करके बनाया जाता है। पनीर में कुल ठोस पदार्थ 46.5% तथा नमी जो होती है 53.5% होती है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं रेनिट के स्कंदन के द्वारा बनाया गया दुग्ध पदार्थ पनीर कहलाता है। काफी आसान है, सिंपल है। रेनिट के स्कंदन के द्वारा बनाया गया दुग्ध पदार्थ पनीर कहलाता है, काफी सिंपल है। और दही कैसे बनती है? दही जो है यह दही एक समान किण्वित दुग्ध पदार्थ है। जो जितने भी गांव में है वो बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि जिन गाँव से हैं और जिनके घर में जो है गाय भैंस हैं, तो वो है जो है बहुत आसानी से ये जो है लिख सकते हैं। तो ये दही एक समान किण्वित दुग्ध पदार्थ होता है या दुग्ध पदार्थ है। यह समान दूध को उबालकर 21 डिग्री पर 21 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके समुचित मात्रा में जावन मिलाकर प्राप्त किया जाता है। अगर बात की खीर, काफी इम्पोर्टेंट है। जो भी बात की जो मादा बच्चे देने के बाद जो है जो 10 दिन 15 दिन तक जो शराब होता है उसे खीर कहते हैं ना।
तो देखिए खींच के बछड़े के लिए क्यों आवश्यक है, इसको हम देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह हल्का दस्तावर होता है तथा बच्चे का पेट होता है वो मतलब साफ कर देता है। और खीस में जैव प्रतिकारकता का गुण पाया जाता है या गुण होता है। खीस में दूध की अपेक्षा प्रोटीन अधिक होता है जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बात देखो, इसमें कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है जिससे जो है बच्चे बस जो है अंधे नहीं होते, आँख संबंधित विकार उनमें नहीं पाए जाते हैं, नहीं होते हैं खीस पिलाने से। और खीस में साधारण दूध की अपेक्षा, जो खीस है साधारण दूध की अपेक्षा में खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। बात करें खरल और मछली जो होता है, जो दवा खाना में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब दवा लेने जाते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब जब दवा लेने जाते थे तो जो पुड़िया होती है ना, दवा को इससे होता है घोर, उसमें जो कूट कर देते थे ना, पुड़िया बनाकर, तो वही होती है। तो यह चीनी मिट्टी का बना हुआ जो खरल मछली होती है यह चीनी मिट्टी का बना हुआ या चीनी मिट्टी की बनी हुई होती है। खरल और मछली दवाई घोटने के काम आती है। खरल में दवाओं को रखकर, जो ऐसे होती है कटोरी के टाइप होती है ना, दवाओं को रखकर मछली जो बोलते हैं सिलबट्टे के, मतलब जो होता है जैसे सील पर मसाला पीसा जाता है, आगे पीछे किया जाता है, मछली से घोंटा जाता है। क्या घोंटा जाता है? पशुओं की नाड़ीगत और श्वासगत के तापक्रम, मतलब लिखिएगा यूपी कैटेगरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी बच्चे यूपी कैटेगरी की तैयारी करेंगे तो देखिए जो गाय है, गाय का अगर बात करें नाड़ीगत कितनी होती है, तो नाड़ीगत इसकी होती है 50 से 60 होती है। वही भैंस की बात करें तो सबका सेम होता है। जैसे एक हो गया बड़े पशु, जैसे गाय भैंस, तो इनका जो है समान होता है। श्वासगत भी 15 से 20 होगा और जो तापक्रम होता है ये सिर्फ 0.2 का फर्क होता है बस। पशुओं का जो गाय होता है इसका तापक्रम अधिक होता है और भैंस का थोड़ा कम होता है गाय की अपेक्षा। और जो है सिर्फ नाड़ीगत इसमें अगर 60 लिख दें तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भेड़ और बकरी का जो है नाड़ीगत श्वासगत जो है समान होती है, 12 से 30 और 70 से 90 जो भेड़ का होता है। इसमें सिर्फ टेम्परेचर का थोड़ा सा फर्क रहता है, जैसे कि टेम्परेचर जो भेड़ का होता है ये 39.1 होता है और बकरी का 39.8 होता है और शुगर का 39.1 होता है। इसका 10 से 17 होता है श्वासगत और नाड़ीगत 70 से 78 होता है। और बात करें मुर्गियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 41.1 होता है, 107.1 फ़ारेनहाइट होता है और 15 से 20 इसकी श्वासगत होती है, नाड़ीगत 120 से 140 होती है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, वो है लैक्टोमीटर एवं ब्यूटारोमीटर में अंतर आता है। तो देखिए एक बार हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि अगर डेफिनेशन जो है याद रहेगी तो जो है हम अंतर बड़े आराम से लिख लेंगे। तो यह दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने वाला एक कांच का यंत्र होता है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बना होता है, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बना होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यूपी पूछा जाता है जो लैक्टोमीटर होता है ये किसके सिद्धांत पर बना होता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बना होता है। यह बेलनाकार आकृति का होता है, इस पर जो है 0 से 40 तक अंकों के निशान बने होते हैं। इसका जो निचली होती है गोलाकार कुंडी में जो होता है उसमें पारा भरा रहता है। जब इस यंत्र को पानी में डुबोया जाता है तो यह चिन्ह जो है 0 के चिन्ह पर रुकता है और गाय के शुद्ध दूध की जो लैक्टोमीटर रीडिंग होती है भी सामने बात की कि 30 से 32 होती है, तो भैंस की लैक्टोमीटर जो रीडिंग होती है वो 28 से 30 होती है। तो दूध में पानी मिलाने पर लैक्टोमीटर रीडिंग घट जाती है या वसा प्रतिशत बढ़ाने पर जो है लैक्टोमीटर रीडिंग घट जाती है। और बात करें ब्यूटारोमीटर की, तो यह भी कांच का बना हुआ एक यंत्र होता है जो गाय की जो मतलब शुद्ध दूध में किसी की चाहे गाय की चाहे भैंस की चाहे मतलब किसी का दूध हो वसा या चिकनाई की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है या
हाँ, इस पर 0 से 10 तक अंक होते हैं। जो लैक्टोमीटर होते हैं उसमें जो है 0 से 40 तक होते हैं, ब्यूटारियोमीटर में 0 से 10 तक अंकों के निश्चिन्ह बने होते हैं। सप्रेटा, दूध तथा क्रीम आदि में चिकनाई की मात्रा नापने के लिए दूसरे प्रकार के चिन्हों वाले यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जो सप्रेटा या फिर क्रीम वाले दूध होते, क्रीम आदि में चिकनाई, क्रीम हो गया है, इसमें जो है चिकनाई नाप ज्ञात करने के लिए। तो दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ब्यूटारियोमीटर में सल्फ्यूरिक अम्ल, दूध तथा एमाइल अल्कोहल जो लेकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसके बाद ब्यूटारियोमीटर में सीधे जो वसा प्रतिशत जो रीडिंग जो चिन्ह होते हैं उसमें वसा प्रतिशत की रीडिंग आ जाती है और जो उसे पढ़ लिया जाता है। और पशुओं में जो खुरपका मुंहपका रोग होता है, इसका जो है यूपी कैटेगरी में ऐसा पूछा जाता है कि FMD का फुल फॉर्म लिखिए। इसके बाद इसको पूछा जाता है कि किस कारण होता है, FMD रोग किस कारण होता है। तो फुट एंड माउथ डिजीज, तो ये वायरस के कारण होता है। तो यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है। पशुओं के खुर, मुंह व थनों तथा आयन पर इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा जो है कम हो जाती है तथा पशु जो है दुर्बल हो जाते हैं। विदेशी गाय, संकर गाय के पशुओं में इस रोग का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि जो देसी पशुएं होते हैं हमारे गाँव में जो है उनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, और जो विदेशी होती है, संकर होती हैं, उसमें जो उतनी देसी गायों की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होती है। तो छोटे बछड़ों में प्रभाव और अधिक होता है, जो छोटे होते हैं। अगर इलाज की बात करें तो इस रोग से प्रभावित पशुओं का इलाज निम्न प्रकार करना चाहिए। जो है पहले उसको जो झुंड से अलग कर देना चाहिए, और जो मुंह के छाले होते हैं उसको जो है बोरिक एसिड अथवा पोटेशियम लाल दवा या आज में से किसी एक का जो हल्के गर्म पानी में घोल बनाकर मुंह के छालों को दिन में 3 से 4 बार जो है धोना चाहिए। और अगर बात करें तो या तो 1 भाग सुहागा और फिर 4 भाग शहद में मिलाकर जो मुंह के छाले होते हैं उसमें लगाना चाहिए। या फिर होम्योपैथिक चिकित्सा में जो चिकित्सा होता है साइलिसिया होता है ना, साइलिसिया मिलता है, तथा हीपर सल्फ भी बड़ी उपयोगी दवाएं होती हैं। बात की जो पशुओं के खुरे होते हैं, या तो फुटबॉल बनवाना चाहिए, उसमें जो कुछ देर तक खड़ा कर देना चाहिए। अगर जो पशुओं के खुर में घाव अधिक हो गए हैं तो उसको जो फिनाइल से भली भांति साफ करना चाहिए। और यदि खुर में कीड़े पड़ गए होते हैं ना, तो उसको दर्द बहुत अधिक होता है। यदि खुरों में कीड़े पड़ जाएं तो उन्हें जो खुरों से घाव खुर के जो घावों से निकाल कर घावों की अच्छी प्रकार सफाई करें। या फिर जिंक ऑक्साइड, टैनिंग एसिड या नीले थोथे का पाउडर लगाकर पट्टी से बांध देनी चाहिए, या तो पुरवाट हो तो उसमें खड़ा कर देना चाहिए। तो एक होता है अंधा परजीवी लक्षण लिखने के लिए आता है, ये बॉटनी के जो जूलॉजी है अगर उसमें भी आता है। तो देखिए जो अंधा परजीवी पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, यह जूलॉजी में भी आता है और हस्बेंड्री में भी आता है। तो अंधा परजीवी पशुओं की आंतों में पाए जाते हैं। इन कृमियों के अंडे पानी चारे के साथ जो है पशु के शरीर में पहुंच जाते हैं तथा आंतों में विकसित होकर अपने को छोटी आंतों में स्थापित कर लेते हैं। पेट में मरोड़ व दर्द होती है, धीरे धीरे पतले दस्त हो सकते हैं, और जो पशु जो है दुबला हो जाता है। और जो पशु के पेट होते हैं, पेट निकला हुआ ढोलक जैसा दिखाई देता है तथा पशु काफ़ी दुर्बल हो जाता है। यह रोग जो है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे पशु होते हैं, उसमें काफ़ी अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पेट जो है ना ढोलक जैसे दिखाई देते हैं जब छोटी अवस्था में होते हैं। उपचार की बात करें तो 250 ग्राम मट्ठे में 25 ग्राम कबीला मिलाकर पिलाने से बाहर निकल आते हैं। या फिर बथुए का जो तेल होता है 10 मिलीलीटर एरंड के तेल में देने पर फिर कीड़े जो है नष्ट हो जाते हैं। और थनसाइपन पूछा जाता है, थनसाइपन का प्रयोग, थनसाइपन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका प्रयोग जो होता है थनैला रोग में किया जाता है दूध निकालने के लिए। तो जो थनसाइपन होता है, थनैला रोग से पीड़ित पशुओं के थनों से दूध निकालने के लिए ना इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
यह धातु की बनी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी पतली खोखली नली होती है, जिसके नुकीले सिरे पर किनारे पर एक छोटा सा छिद्र होता है। इसकी पूरी लंबाई में पतला तार पड़ा रहता है, जिसे स्टाइलेट कहते हैं। एक पतला सा तार बना रहता है जिसे स्टाइलेट कहते हैं। थन साइफन लगाने के बाद इस तार को बाहर निकालने पर दूध निकलने लगता है। यह थन को खोलने में काम करता है। जो थन साइफन होता है इसी प्रकार से जो है होता है। इसी में जो है एक पतले तार पड़े रहते हैं। थन को अगर जो है इस तार को खींच लेते हैं तो जो है उसमें से दूध निकलने लगता है। तो इतना हो गया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसके बाद हम देखेंगे जो पशु के नस्ल होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गियों के जो महत्वपूर्ण नस्ल होते हैं, अब हम उनको देखने वाले हैं। अगर आप लोग बताएंगे तो जो है एक दिन पेपर के एक दिन या 2 दिन पहले, तो मतलब जितना पढ़े पूरी बुक का एक मैराथन हो जाएगा जो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिएगा, बस जो मैराथन हो जाएगा।